हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज का जो आपका नया चैप्टर है वो है बाल गंगाधर तिलक। इससे पहले का जो चैप्टर था वो गोपाल कृष्ण गोखले था। उस चैप्टर के अंतर्गत हमने गोपाल कृष्ण गोखले की जीवन के बारे में तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनके दिए हुए विचारों को जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक, सबसे पहले हम जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और जगह थी रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। आपने गंगाधर तिलक यानी कि इनके नाम के पहले बाल शब्द जुड़ा हुआ कई बार सुना है। इनफैक्ट इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। तो बचपन में इन्हें लाड़ प्यार से बाल कहा जाता था, जो कि इनके नाम के साथ ही जुड़ गया। और बचपन में इन्हें बलवंत राव के नाम से भी पुकारा जाता था। इनके जो पिता थे रामचंद्र तिलक, वो एक अध्यापक थे और संस्कृत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था सत्यभामा। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920। अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो तिलक ने 1872 में बम्बई विश्वविद्यालय से 10वीं की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी और गणित में ऑनर्स उन्होंने किया था। तो जो बीए की डिग्री थी वो गणित के ऑनर्स के साथ में थी और उन्होंने डेक्कन कॉलेज से ली थी वो 1873 में। 1879 में एलएलबी उन्होंने पास किया। उन्होंने एक उपाधि मिली हुई थी लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो सबसे पहली रचना है उसका नाम है ओरियन। वो इनका फर्स्ट क्रिएशन था। और इनकी जो सेकंड रचना है, सेकंड क्रिएशन है, वो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। गीता रहस्य भी इनका क्रिएशन है और ये उन्होंने 5 माह के अंदर लिखा था। नवंबर 1910 से लेकर के मार्च 1911 के मध्य उन्होंने ये गीता रहस्य लिखा था और इस वक्त वो मांडले जेल में थे। तो जेल में रहते हुए उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। आगे हम बात करते हैं तिलक के विचारों के बारे में। तिलक के विचारों को जानने से पहले एक बार हम उनकी शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तिलक ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी और इनकी स्थापना के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो था भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, सस्ती शिक्षा प्रदान करना और इस शिक्षा के माध्यम से उनका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। तो इन्होंने पूना में एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल और ये विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, उनके साथ में इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। बाद में विलियम वेडरबर्न थे, उनसे इंस्पायर होकर के 1884 में यह जो स्कूल था वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में चेंज हो गया। इसी प्रकार से उन्होंने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित किया। बाद में ऐसा भी हुआ था कि तिलक जो थे उनका अपने मित्र आगरकर के साथ में कुछ डिस्प्यूट हुआ और इस सोसाइटी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।
तो इस प्रकार से ये उनकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में बात थी। एक और बात का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। देखिए, पूना की घटना है और उस समय प्लेग कमिश्नर थे रैंड। उन्होंने अपने मनमर्जी से कार्य किया, अपना जो कर्तव्य था वो सही ढंग से नहीं निभा पाए। तो तिलक ने अपने जो न्यूज़पेपर्स थे, मराठा और केसरी, उसमें उन्होंने उन प्लेग कमिश्नर रैंड की आलोचना की। बाद में क्या हुआ कि रैंड और आइस्ट की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में तिलक पर राजद्रोह का केस चला, राजद्रोह का मुकदमा चला, क्योंकि उन्हें उकसाया गया था। चापेकर बंधु थे, चापेकर ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि रैंड और आइस्ट की हत्या कर दी थी और तिलक पर ये आरोप लगा कि उन्होंने उनको स्टिमुलेट किया है। तो उन्हें 18 माह का एक कठोर दंड मिला। तो भारत में राजनीतिक कार्यों के लिए सज़ा देने वाला ये पहला मुकदमा था। तो इस प्रकार से हमने तिलक के जीवन को जाना। अब हम बात करते हैं स्वदेशी के बारे में, स्वराज के बारे में। देखिए, तिलक एक प्रारंभ में तो उदारवादी विचारक थे, यानी कि जब उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया था तब वो एक उदारवादी या नरमपंथी के रूप में थे और बाद में धीरे धीरे वो उग्रपंथी होते गए। तो तिलक ने ब्रिटिश शासन पर दबाव के लिए कुछ साधनों का प्रयोग किया। ये साधन 4 थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य। हम इनका अध्ययन करेंगे अभी। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य, यानी कि कितने हुए? 4। तो इसे कहा जाता है 4 सूत्री कार्यक्रम, रेडिकलिज्म, और इसे ही आमूल परिवर्तनवाद कहा जाता है। इनमें से उन्होंने स्वराज को तो माना लक्ष्य, ठीक है, और स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वराज की प्राप्ति का साधन माना। तो इस प्रकार से स्वराज तो हुआ लक्ष्य और बाकी के जो 3 थे वो स्वराज की प्राप्ति के साधन थे। उसमें से हम उन एक साधनों में से जो पहला साधन है स्वदेशी, उसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। अब एक तरफ तो थे उदारवादी, अब उनका क्या था कि वो ब्रिटिश सरकार के पास में प्रार्थनाएं या याचिकाएं या संवैधानिक तरीके से संघर्ष चलाने का समर्थन करते थे, सम्मेलन करते थे, सभा आयोजित करते थे, इस प्रकार से। लेकिन इससे क्या था, अंग्रेज़ों पर कोई असर नहीं हो रहा था, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और ना ही उन्होंने अपना ऐसा कुछ मानस बनाया कि वो भारतीयों के लिए कुछ करेंगे या कुछ देंगे। तो ऐसे में तिलक ने कहा कि इन तरीक़ों को परिवर्तित किया जाना चाहिए, इनको चेंज किया जाए और इसकी जगह निष्क्रिय प्रतिरोध को फॉलो किया जाए। तो आप जानते ही हैं कि उग्रवादी जो हैं लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक तथा पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के साथ में अरविंद घोष जो थे वो भी जुड़े और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और स्वराज का उन्होंने उद्घोष किया, नारा बुलंद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे? वो लड़कर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि दोनों के विचारों में कितना डिफरेंस है। जहाँ उदारवादी समर्थन कर रहे हैं सभा का, सम्मेलनों का, संवैधानिक तरीक़ों का, प्रार्थनाओं के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से वो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनके पास में अपनी
बात को कहते थे, जबकि उग्रवादियों का कहना था कि नहीं, ऐसे हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने, तिलक ने ये भी कहा कि कर्तव्य का मार्ग कभी फूलों से भरा हुआ नहीं होता, वो कैसा होता है, वो कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है। यानी भारतवासियों को अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ये उनका विचार था। तो आज के लिए इतना ही। आज तिलक के विचारों के अंतर्गत हमने उनके जीवन परिचय को जाना और उनकी 4 सूत्री मांगों के बारे में हमने अध्ययन किया। बाकी के टॉपिक का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।